हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का करंट अफेयर्स थोड़ा लेट होगा, थोड़ा नहीं है, काफी लेट हो गया, बट आई मेक श्योर कल से आपको टाइमली अवेलेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन, दैट इज फॉर 4 जून 2021। फर्स्ट जो न्यूज है, मॉडल टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। उस ड्राफ्ट को फॉर्मली जो है अप्रूव कर दिया गया है। इसलिए टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, की जो रेंटिंग प्रॉपर्टी की जो प्रोसेस है उसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेंसस 2011 जो है उसके डाटा के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा जो घर हैं इंडिया में, अर्बन एरियाज में, वो 1 करोड़ से ज्यादा खाली पड़े हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का कहना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रेंट कंट्रोल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं रेंटल हाउसिंग जो है उसकी ग्रोथ को, उस पे जो है एक 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 अड़चन बनी हुई है। वो डिस्करेज करती हैं ओनर्स को कि वो अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दें, क्योंकि उनको डर है कि क्या पता उनको जो प्रॉपर्टी वो लीज पे दे रहे हैं वो वापस मिले या ना मिले। तो मॉडल लॉ ना होने की वजह से इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हो रहे थे। इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स होने के कारण क्या था कि वो आर्बिट्ररी थे। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है कि कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं थी यहाँ पे। जैसा मकान मालिक ने बोला उसने अपने हिसाब से जो है एग्रीमेंट बनवा दिया, या फिर जो किराएदार है, टेनेंट है, उसके हिसाब से रेंट एग्रीमेंट बन गया। बट एज सच कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं थी। अगर वो एग्रीमेंट कोई फॉलो नहीं करता है तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास लॉज नहीं थी कि मान लो किराएदार जो है उसने टाइमली रेंट नहीं पे किया, या 2 या 3 मंथ से रेंट नहीं पे किया है, या कब्जा कर लिया है प्रॉपर्टी पे, तो उसके लिए कोई हमारे पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी कि जहां डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। देन स्टेट्स जो है, अब ये स्टेट्स जो है वो इस एक्ट को एज अ मॉडल एक्ट की तरह एज इट इज अडॉप्ट कर सकती हैं, या उनका जो कोई एग्जिस्टिंग अगर एक्ट चल रहा है स्टेट्स में तो उसमें वो अमेंडमेंट्स करती हैं। बट ये जो प्रोविजंस इसमें मेंशन है मॉडल टेनेंसी एक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा स्टेट्स को। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2015 में हाउसिंग फॉर अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन, एक मिशन था हाउसिंग फॉर ऑल की सबको घर देने हैं। 2022 के अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च की गई थी और डिसाइड किया था कि 20% ऑफ द 2 करोड़ हाउसेस दैट वर टू बी क्रिएटेड शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर रेंट। कि जितने घर बनाए जा रहे हैं, अराउंड 2 करोड़ घर बनाने थे, उसमें से जो 20% घर हैं वो सिर्फ रेंट पर्पज के लिए बनाए जाने थे। ये 2013 में जो है डिसीजन लिया गया था। एक यूनियन गवर्नमेंट की टास्क फोर्स बनाई गई थी, टास्क फोर्स फॉर रेंटल हाउसिंग। इसने बोला था कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती है, कि जो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको घर मिल सकता है। और इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। देन अब इसमें जो है ये जो लॉ है, व्हाट विल बी द न्यू फॉर टेनेंट्स एंड ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कि ओनर्स और टेनेंट्स के लिए इसमें नया क्या है। ये जो लॉ है इसमें एक रोबस्ट रिड्रेसल इकोसिस्टम, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले जो लॉज थी उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था, बट यहाँ पे हमारे पास एक रोबस्ट रिड्रेसल इकोसिस्टम होगा जिसमें एग्रीमेंट होगा प्रॉपर, और एग्रीमेंट से अगर रिलेटेड कोई प्रोविजन कोई फॉलो नहीं करता है, एग्रीमेंट को तोड़ता है कोई, तो उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म दिया गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। मेन प्रोविजंस इसकी हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर enforcement of this act, no person shall let or take on rent any premises except by an agreement in writing। कि इस एक्ट के जब ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी पर्सन
ना ही लीज पे घर दे सकता है या अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, ना ले सकता है कोई किराए पे विदाउट एनी एग्रीमेंट, कि जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाता है। देन इस एक्ट के अंडर अर्बन और रूरल एरियाज दोनों ही आएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे जो है टेनेंट को करना पड़ेगा, वो बट वो 2 मंथ का होगा, 2 मंथ से ज्यादा जो है सिक्योरिटी पेमेंट नहीं देना है। एंड शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1 मंथ्स रेंट फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है आपका, ध्यान में रखना आपने कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है, रहने के लिए जो प्रॉपर्टी है, वहां पे 2 मंथ का रेंट जो है वो सिक्योरिटी होगी। और जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो आपने कोई शॉप अपनी लीज पे दे दी है या कोई शोरूम लीज पे दे दिया है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी वो 1 मंथ की करनी पड़ेगी। फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है सेटअप किया जाएगा कि जो लोकल वर्नेकुलर, वर्नेकुलर का मतलब है वहां की जो आम भाषा होगी, लोकल भाषा स्टेट या यूटीज की, वो स्टैब्लिश किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म की फॉर सबमिटिंग टेनेंसी एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जहां पे आप टेनेंसी का एग्रीमेंट जो है या बाकी उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आप सबमिट करवा सकते हो। देन रेंट अथॉरिटी जो है विल कीप अ टैब ऑन रेंट एग्रीमेंट, की जो अथॉरिटी होगी वो रेंट एग्रीमेंट्स को जो है देखेगी प्रॉपर उसमें वे में। और इससे क्या होगा कि जो डिस्प्यूट होगा उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इस एग्रीमेंट में मेंशन होंगी। तो इससे जो है कंफ्यूजन या फिर कोई डिस्प्यूट जो है उसको रोका जा सकता है। वर्बल एग्रीमेंट्स जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, रिटर्न होगा जो कुछ होगा। और जो रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे रेंट अथॉरिटी को, तो वर्बली कुछ भी नहीं चलेगा। Then tenant will continue to pay the rent even during the pendency of a dispute with the landlord। अगर मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है और वो केस जो है पेंडिंग है, वो केस जब पेंडिंग है या केस जब चल रहा है, तो उसमें भी टेनेंट जो है उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि डिस्प्यूट चल रहा है, टेनेंट रह भी रहा है बट वो रेंट पे नहीं कर रहा है, उसको रेंट पे करना पड़ेगा। Then subletting of prime premises can only be with the prior consent of the landlord। कि अगर टेनेंट जो है उस प्रीमाइसिस को छोड़ता है तो प्रायर कंसेंट जो है लैंडलॉर्ड का लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो उस घर में, जिस घर में रह रहा है उसमें कुछ चेंजेस करवाता है, जो टेनेंट है, किराएदार है, तो उसके लिए भी उसको जो है रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी मकान मालिक की। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है कि किराएदार जो होता है वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेता है, घर को रेनोवेट कर देता है, फिर वो घर छोड़ने से मना कर देता है। इससे लैंडलॉर्ड्स की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड नो स्ट्रक्चरल चेंजेस आर परमिसिबल। देन अब यहाँ पे रिपेयर जो है वो भी मेंशन की जाएंगी कि किस तरह की रिपेयर है, किस कैटेगरी की रिपेयर है जो किराएदार को करनी होगी, किस कैटेगरी की रिपेयर है जो लैंडलॉर्ड को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी प्रॉपर डिफाइन है। देन सिग्निफिकेंस क्या होगा और इसके अलावा और क्या यहाँ पे प्रोविजन है इंपॉर्टेंट। स्टेट्स जो है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करेंगी, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। रेंट अथॉरिटी होगी, रेंट कोर्ट होगा, रेंट ट्राइब्यूनल होगा, जो क्या करेगा, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन होगा कि ऐसे डिस्प्यूट्स हैं उनको फास्टली जो है रिजॉल्व किया जा सकेगा। और यहाँ पे प्रोविजन दी गई है कि जो डिस्पोज ऑफ करना है जो कंप्लेंट को, वो विद इन 60 डेज के अंदर अंदर करना होगा। देन रेंट कोर्ट जो है वो अलो करेगी रीपोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द लैंडलॉर्ड। अगर जो किराएदार है अगर वो मिसयूज करता है प्रीमाइसिस को लैंड ओनर के नोटिस देने के बाद, और जैसे ही पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है या इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट क्या करेगी, वो लैंडलॉर्ड को परमिशन देगी कि लैंडलॉर्ड जो है ये मेक श्योर करेगी रेंट कोर्ट कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की रीपोजेशन ले ले, उसको वापस ले ले
टेनेंट से। देन अगर टेनेंट जो है वो मना कर देता है कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो लैंडलॉर्ड जो है वो उसका मंथली जो रेंट होगा उसका डबल अमाउंट लेगा फॉर 2 मंथ्स, कि 2 मंथ के लिए वो डबल उससे रेंट वसूल सकता है, और 4 टाइम्स लेगा अगर उसके बाद भी जो टेनेंट है अगर वो खाली नहीं करता है। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि अगर टेनेंट जो है वो वैकेट नहीं करता है, मना कर देता है खाली करने से, तो लैंडलॉर्ड जो है उसका डबल रेंट लेगा, मंथली जो है डबल रेंट लेगा 2 मंथ के लिए, और 2 मंथ के बाद भी अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो ये जो है रेंट वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मान लो अगर 10,000 है तो टेनेंट को किराएदार को 40,000 देना होगा। देन अगर कोई यहाँ पे अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती है, फोर्स मेज्योर हो जाता है, अनफोर्सिन सिचुएशन, लैंडलॉर्ड जो है वो अलाउ करेगा टेनेंट को कि वो उस प्रॉपर्टी में रह सकता है till a period of 1 month from date of cessation of such disastrous event on the terms of existing टेनेंसी एग्रीमेंट, की अगर जब वो डिजास्टर्स कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाती है, तो इस उसके 1 मंथ के बाद जो है लैंडलॉर्ड उसको परमिशन देगा। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो किराएदार का जो टाइम पीरियड है एज पर रेंट एग्रीमेंट वो कल खत्म हो रहा है, कि कल उसको वेकेट करना ही करना है, बट कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कोई डिजास्टर्स इवेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस डेट के खत्म होने के बाद, जैसे कल होनी थी, तो 1 मंथ का टाइम जो है किराएदार को दिया जाएगा। 1 मंथ का टाइम जो है लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा किराएदार को। देन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ रेंट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल। ये मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। देन सिग्निफिकेंस क्या है? गवर्नमेंट का कहना है, मानना है कि ये एक्ट क्या करेगा, फॉर्मलाइज करेगा एक शैडो मार्केट को, रेंटल हाउसिंग की जो है, वैकेंट प्रॉपर्टीज जो है उनको अनलॉक करेगा, और जो रेंटल से आने वाली इनकम है उसको बढ़ाएगा, और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जो होती हैं कि कब्जा कर लेते हैं घरों पे, वो जो है इसको रोका जा सकेगा, और जो प्रोसीजरल बैरियर्स हैं रजिस्ट्रेशन में उसको कम करेगा। देन ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे, और इन्वेस्टर्स जो हैं जो रियल एस्टेट में या फिर ऐसी रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो वैकेंट हाउसेस लीज पे देना चाहते हैं उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यूनिटिव टैरिफ्स सस्पेंशन बाय यूएस। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड समझा देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जो डिजिटल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ने उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले ऑनलाइन एडवर्टीजिंग जो कंपनी थी फॉरेन की, सिर्फ जो डिजिटल कंपनी थी फॉरेन की, जो एडवर्टीजमेंट करती थी सिर्फ उनके ऊपर लगता था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने अब वो एक्सटेंड कर दिया कि जो बाकी डिजिटल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब यूएस ने क्या किया था, यूएस ने जो है ऐसी कंट्रीज के ऊपर जो है टैक्स रीइंपोज किया था कि उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर इस चीज को कंपनसेट करने के लिए। पढ़ लेते हैं इसको। द यूएस ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड 25% टैरिफ्स ऑन ओवर 2 बिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम 6 कंट्रीज बट इमीडिएटली सस्पेंडेड द ड्यूटीज टू अलाउ टाइम फॉर इंटरनेशनल टैक्स नेगोशिएशंस। इट मींस यूएस ने पहले 25% जो है टैक्स इंपोज किया था 6 कंट्रीज की गुड्स के ऊपर, बट लेटर ऑन उसने जो है सस्पेंड कर दिया इसको कि और थोड़ा टाइम दिया जाए नेगोशिएशंस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट जो है इसने जो 6 कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। While it continues to resolve the digital services taxes investigation amid the ongoing multilateral negotiation at the OECD and G20, और ये जो negotiations है ये चल रही हैं G20 जो एक ग्रुपिंग है एंड OECD में। इसको मैं जो है आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे आपके इस प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले।
तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज G20 एंड OECD। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशंस की बात चलती रहेगी, ये यूएस का कहना है। देन United States is focusing on finding a multilateral solutions to a key range of issues related to international taxation, including our concerns with digital services tax। कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है, यूएस का मानना है कि उसके लिए एक मल्टीलेटरल सोल्यूशन जो है यहाँ पे निकाला जाएगा और एक कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा, ताकि जो ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई टैक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अब ये है क्या, पूरी मैटर क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। यूएस ने एक साल इन्वेस्टिगेशन चलाई डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस के ऊपर जो कंट्रीज इंपोज कर रही हैं यूएस की कंपनीज पे, लाइक एप्पल, अमेजोन, गूगल एंड फेसबुक। और इन्वेस्टिगेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने देखा कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं टैक्स जो अडॉप्ट की हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम ने, वो डिस्क्रिमिनेटरी है यूएस डिजिटल कंपनीज के लिए, कि उनके अगेंस्ट है वो, एंड वर इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड बर्डन यूएस कंपनीज की जो इंटरनेशनल टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। और इससे क्या हो रहा है कि यूएस की कंपनी जो है उनका बर्डन बढ़ रहा है। अब इंडिया के अगेंस्ट केस क्या है? इंडिया के केस क्या है कि यूएसटीआर जो है इसने जो एक्शन क्या लेने का सोचा था कि एडिशनल टैरिफ जो है 25% वो लगाया जाएगा on aggregate level of trade that would collect duties on goods of India in the range of the amount of digital services tax that India is expected to collect from US companies। कि जो goods and services जो है इंडियन goods and services के ऊपर US 25% का एडिशनल जो है यहाँ पे टैक्स लगाएगा, ताकि जो डिजिटल कंपनी जो है यूएस की कंपनीज के ऊपर इंडिया लगा रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। और इसमें 26 कैटेगरीज की जो गुड्स हैं उसको यहाँ पे प्रिलिमिनरी जो लिस्ट बनाई थी यूएस ने, 26 कैटेगरी की गुड्स को यहाँ पे डिफाइन किया था, जिसमें कि श्रिम्प्स हैं, श्रिम्प्स जो सी फूड होता है, बासमती राइस, सिगरेट पेपर, कल्चर्ड पर्ल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन, सिल्वर पाउडर एंड सिल्वर आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड मिक्स्ड लिंक नेकलेस एंड नेक चेन्स। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आइडिया आपने रखना है कि 25% का जो था यहाँ पे एडिशनल टैक्स यूएस ने इम्पोज करने का डिसाइड किया था। अब डिजिटल सर्विसेज जो है टैक्स इंडिया में क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक मूव की थी फाइनेंस बिल 2020-2021 में, कि जिसमें डिफाइन किया गया था कि 2% का जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ऑन ट्रेड एंड सर्विस बाय अ नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, की ऐसी ई कॉमर्स कंपनी की जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, विद अ टर्नओवर ऑफ ओवर 2 करोड़, की जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, इंडियन रेजिडेंट नहीं है, उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवाई लगाया जाएगा। क्लियर? कि 2% का जो है टैक्स लगाया जाएगा, कि ऐसी डिजिटल सर्विस जो डिजिटल कंपनीज हैं इंडिया में बिजनेस कर रही हैं बट इंडिया की रेजिडेंट नहीं है और 2 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है। पहले जो इक्वलाइजेशन लेवाई है ये इम्पोज किया जाता था, सिर्फ 6% था उस टाइम पे, और अभी भी है वो 6%, जो एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, कि ऑनलाइन या डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स कर रही है कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, उनके ऊपर 6% यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था। अब गवर्नमेंट ने 2% टैक्स लगाने का डिसाइड किया था ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर, ऐसी कंपनी जिनका 2 करोड़ टर्नओवर है, इंडिया में रेजिडेंट नहीं है और फॉरेन कंपनीज। देन the new levy that became applicable from the April last year has expanded the, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इक्वलाइजेशन लेवाई होता क्या है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, कि 6% जो है ये 2016 से लगता आ रहा अभी तक, और यहाँ पे जो है 1 लाख से ज्यादा जो है कि अगर पेमेंट होती है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए तो वहां पे 6% जो है इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा। कि मान लो कोई कंपनी जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देती है 1 लाख से ऊपर की, तो उसके ऊपर 6% टैक्स इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करेगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी है, जैसा हमने डिस्कस किया। इससे क्या हुआ कि एडिशनल रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ इंडिया के लिए,
नेक्स्ट देखते हैं एडीबी लोन पैक्ट। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एक साइन किया एक पैक्ट जिसमें 2.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम में। कि सिक्किम जो है वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा 2.5 मिलियन यूएस डॉलर से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। Then this 2.5 million project readiness financing loan will support project preparation and design activities to upgrade major district roads in सिक्किम की सिक्किम की जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको डेवलप करने में ये फंड जो है यूज किया जाएगा और इससे जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी टाउन्स के साथ, रूरल एरियाज के साथ, पिलग्रिमेज साइट्स जो हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें कनेक्टिविटी जो है बढ़ाई जाएगी। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो है लोन क्यों लेता है। इसमें अब दो कारण हैं। एक, इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। दूसरा, फ्लेक्सिबल होती है पेमेंट कि पेमेंट जो टर्म्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं कि वो बाकी जो बैंक्स होते हैं उनकी तरह स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कंट्रीज को। देन एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ये। स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में। टोटल 68 मेंबर्स हैं। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है और ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। देन 49 जो कंट्रीज हैं वो एशिया से हैं, एशिया एंड द पैसिफिक, और 19 जो है इसके बाहर है कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसकी 49 कंट्रीज हैं, 19 जो है वो बाहर से हैं। और इसका एम क्या है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। और अगर 2019 तक की बात करें हम, एडीबी का जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो है जापान, देन यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं दोनों लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। 15.6% जो है इनका टोटल शेयर है। देन चाइना 6.4%, इंडिया 6.3% एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8%। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है मिनिमम फ्लोर वेज। अब यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था टू प्रोवाइड टेक्निकल इनपुट्स कि उनसे जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो ली जाएं कि कैसे हम मिनिमम वेज जो है या फिर नेशनल फ्लोर वेज जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। ये सेकंड टाइम है जब कोई एक्सपर्ट कमेटी जो है मिनिमम वेजेस के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले जो था एक पैनल बनाया गया था हेडेड बाय अनूप सतपथी जो फेलो हैं वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के। मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया था ये कि एविडेंस बेस्ड जो है यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जो है मिनिमम फ्लोर वेज या नेशनल मिनिमम वेज है उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। रिकमेंडेशन जो है हालांकि वो सेंटर ने एक्सेप्ट नहीं की थी। इस कमेटी ने जो है नेशनल फ्लोर वेज की रिकमेंडेशन जो है उसमें बताया था कि फ्लोर वेज जो है वो 375 रुपीज पर डे होनी चाहिए, दैट इज 9,750 रुपीज पर मंथ, जुलाई 2018 के प्राइसेस के हिसाब से। देन ये जो नया एक्सपर्ट ग्रुप है ये बनाया गया है 3 साल के लिए ये बनाया गया है जिसके चेयरमैन कौन होंगे? अजीत मिश्रा जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। और इस कोड के हिसाब से अगर जो ये वेजेस कोड आया था 2019 में, इस कोड के अंडर जो है ये हालांकि अभी लागू नहीं हो पाया है। नेशनल फ्लोर जो लेवल मिनिमम वेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी, इसको हर 5 साल बाद रिवाइज किया जाना है। और स्टेट जो है वो मिनिमम वेज फिक्स करेंगी अपने रीजन के हिसाब से जो कम नहीं हो सकती हैं फ्लोर वेज से। तो आपने याद रखना है कि जो मिनिमम वेज है वो हमेशा फ्लोर वेज से ज्यादा होगी। और जो अगर करंट फ्लोर वेज की हम बात करें वो 2017 में फिक्स की गई थी 176 रुपीज पर डे। बट कुछ स्टेट्स जो हैं उनकी मिनिमम वेज जो है वो इससे भी कम है। बट जब ये जो एक्सपर्ट पैनल जो है ये रिकमेंडेशन दे देगा और अगर गवर्नमेंट उसको मान लेती है और कोड ऑन वेजेस जो है ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मिनिमम वेजेस जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो फ्लोर वेज से ज्यादा करनी पड़ेगी। देन वेजेस जो है वेजेस में क्या क्या आ जाता है, मतलब आपकी जो तनख्वाह होती है इनकम होती है उसमें क्या आता है? सैलरी आ जाती है,
आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, आपको घर किराए पे अगर रहते हो आप, या आपका जो भी घर है उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पे खर्चा दिया जाता है। देन आप इधर-उधर अगर विज़िट करते हो तो उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। तो वो भी अलाउंस ऐड हो जो है अलाउंसेस ऐड होते हैं वेजेस में। देन इसमें हालाँकि बोनस ऐड नहीं होता, तो आपने याद रखना है कि वेजेस में क्या-क्या आएगा, सैलरी आएगी, अलाउंस आएगा या कोई भी ऐसा कंपोनेंट, बट क्या नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा जो एम्प्लॉइज़ को पे किया जा रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे याद रखना है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आ रहा है। हालाँकि मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पे। वेजेस में जो है ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आएगा, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ऐसे अलाउंसेस आएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस इसका पार्ट नहीं है। फ्लोर वेज क्या होता है, और इस कोड के हिसाब से जो ये कोड आया था 2019 का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी फ्लोर वेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें क्या क्या अकाउंट कंसिडर किया जाएगा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वर्कर के, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन डिफरेंट फ्लोर वेजेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से। और फ्लोर वेज जो है उसको फिक्स करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एडवाइस लेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्ट कर सकती है। मिनिमम वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, बट वो फ्लोर वेज से ज्यादा होगी। In case the existing minimum wages fixed by the central or state government are higher than the floor wage, they cannot reduce the minimum wages. अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस अगर स्टेट में ज्यादा हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन वेजेस को कम नहीं कर सकती है फ्लोर वेजेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज है साइंस एंड टेक की, आर्टिफिशियल सन। अब चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बना दिया है, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट इसको नाम दिया गया है। ये क्या करेगा, सन की एनर्जी को मिमिक करेगा, और जो है सन जैसे सन जनरेट करता है हीट एंड एनर्जी, वो ये आर्टिफिशियल जो है सन ये भी प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसने एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया है, 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पे 101 सेकेंड्स के लिए एनर्जी जनरेशन की है इस आर्टिफिशियल सन ने। फॉर अनदर 20 सेकेंड्स द आर्टिफिशियल सन आल्सो अचीव्ड, और इसके अलावा 20 सेकेंड अलग जो है इस आर्टिफिशियल सन ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पे टेम्परेचर अचीव किया है, जो कि सन से 10 गुना ज्यादा गर्म है। देन एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सेमी कंडक्टिंग टोकामैक रिएक्टर, ये है क्या, एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। याद रखना ये जो टोकामैक है या ईस्ट जो आर्टिफिशियल सन है, ये किस प्रोसेस या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। देन इसको जो है लोकेशन कहाँ पे है इसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस इन एफई चाइना। पर्पस क्या है इस आर्टिफिशियल सन को बनाने का, टू रेप्लिकेट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन। इस सन जो है उसमें भी जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एनर्जी जनरेशन या हीट जिससे प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। The East is one of the 3 major domestic tokamaks that are presently being operated across the country. तो ईस्ट ये जो आर्टिफिशियल सन है ये थर्ड है इस कैटेगरी का जो चाइना में ओवरऑल जो है बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट, चाइना इज करंटली ऑपरेटिंग HL2A रिएक्टर एंड JTEXT रिएक्टर। Then HL2M tokamak, China largest and most advanced nuclear fission experimental research was successfully powered up for the first time। और ये जो एक्सपेरिमेंट है टोकामैक, इसको फर्स्ट टाइम जो है इतने सक्सेसफुली इसको जो है फर्स्ट टाइम इसको सक्सेसफुली पावर्ड अप किया गया है, और ये सक्सेसफुल रहा है। ये जो है एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है चाइना की न्यूक्लियर पावर रिसर्च की कैपेबिलिटीज में। देन मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है उसके उस पे चलता है कि न्यूक्लियर फिजन इसमें प्रोसेस है। इससे पहले जो न्यूक्लियर फिजन यूज होती थी, याद रखना, वो अभी फ्यूजन हो रही है, इससे पहले फिशन हो रही थी। ये प्रोसेस क्या की जिसमें एक जो है विच द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम की, एक हैवी एटम का जो न्यूक्लियस होता है
उसको उसको तोड़ा जाता था कि जिससे दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई बने और लाइटर आइटम्स बने, ये था फिजन। और फ्यूजन जो है उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या न्यूक्लियस हैं, उनको वो कंबाइन होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। हालांकि जो फिजन है, टूटने की प्रोसेस है, स्प्लिट होने की प्रोसेस है, ये इजी थी, बट ये जो है मोर न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट करती है। इसमें न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा है फिशन में। Unlike fission, fusion also does not emit greenhouse gases and it considers a safer process with low risk of accident। अब इसमें जो फ्यूजन प्रोसेस है, ये ना कि ग्रीन हाउस क्या एमिट करेगी गैस, मतलब सेफ है, क्लीन है, और इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा भी कम है। देन अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो है अगर इसमें हम एक्सपर्टीज ले लेते हैं, तो ये एक जो है पोटेंशियली प्रोवाइड करेगा, मतलब इसमें पोटेंशियल है अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने की एट अ वेरी लो कॉस्ट। देन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू ओकर, tremendous heat and pressure are applied on hydrogen atoms so they can fuse together। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एटम्स जो हैं, हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, उनको ट्रमेंडस हीट एंड प्रेशर के साथ उनको फ्यूज किया जाता है ताकि एनर्जी जो है वो क्रिएट हो सके। 2020 में साउथ कोरिया का के स्टार जो रिएक्टर था, उसने इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था बाय मेंटेनिंग अ प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स। देन नासा का मिशन है नेक्स्ट जो है न्यूज, एक्सप्लोरेशन ऑफ वीनस। वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने 2 मिशन को सिलेक्ट किया है। मिशन का नाम याद रखना आपने, दा विंची, दैट इज डीप एक्सप्लोरेशन वीनस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। अब ये क्या एनालाइज करेगा, ये वीनस का एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा ताकि हमें पता लग सके कि कैसे वीनस जो है बना है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है विद टाइम, और वीनस पे क्या ओशियन है या नहीं है। ये वीनस जो प्लेनेट है उसके ऐसे पार्ट में दा विंची जो है ये स्टडी करेगा जो कि इनहॉस्पिटेबल है। इनहॉस्पिटेबल का मतलब है कि जहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, और इसकी कंपोजिशन जो है उसको मेजर करेगा कि क्या कंपोजिशन है वीनस की। देन इस इंस्ट्रूमेंट में एक डिवाइस फिट है जो स्फेरिकल डिवाइस है, जो प्रोटेक्ट करेगा इसको इंटेंस इन्वायरमेंट के वीनस से। वीनस का जो इंटेंस इन्वायरमेंट है, आपको पता है कि जो प्लैनेट सन के क्लोज हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इसमें जो है लगाया गया है। देन द प्लस इन दा विंची रेफर्स टू द इमेजिंग कंपोनेंट ऑफ द मिशन। अब जो इसमें प्लस लिखा गया है दा विंची प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि एक इमेजिंग कंपोनेंट है जो इमेजेस लेगा। एक कैमरा जो है यहाँ पे डाले गए हैं जो कि इसकी मैपिंग का काम करेगा कि जो रॉकी सरफेस है या अंड्यूलेटिंग सरफेस है वीनस प्लैनेट का, उसकी इमेजिंग के लिए यूज किया जाएगा। देन द लास्ट यूएस इन सेतु मिशन टू वीनस, इससे पहले जो वीनस पे मिशन भेजा था यूएस ने, वो 1978 में था। और जो वीनस है इसमें पोटेंशियल है कि इससे हम जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की फॉर्मेशन है, वीनस की जो फॉर्मेशन है और हमारे सोलर सिस्टम है, उसको हम समझ सकते हैं कि कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे इवॉल्व हुआ विद टाइम, प्रॉपर इसको हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मिशन था वो था वेरिटास, दैट स्टैंड्स फॉर वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये क्या करेगा, ये भी वीनस के सरफेस को जो है मैपिंग करेगा कि प्लेनेट की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको पता लगाया जा सके कि क्या रीजंस हैं कि वीनस जो है वो अर्थ से डिफरेंटली डेवलप हुआ। आपको पता है ना कि वीनस और अर्थ का जो ये क्लोजली लोकेटेड प्लेनेट है, और हालांकि इनका जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो टोटली डिफरेंट है। अब क्या रीजंस है, हमें वो स्टडी करने हैं इसके थ्रू। देन ऑर्बिटिंग वीनस विद सिंथेटिक अपर्चर रडार, Veritas charts surface elevation of nearly the entire planet to create a 3-dimensional reconstruction of topography। कि ये जो वीनस है ये वीनस पे जो जाएगा ये ऑर्बिट करेगा वीनस को, और इसे हम स्टडी कर पाएंगे। इसकी 3 डायमेंशनल एक इमेज बनेगी जिससे इसकी टोपोग्राफी को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन जो वेदर प्रोसेसेस हैं उसको, कि प्लेट टेक्टोनिक्स है या नहीं, कैसे काम करती हैं, वोल्केनिज्म एक्टिव है या नहीं है, वो सब इसमें हम स्टडी कर पाएंगे। देन इट आल्सो मैप इंफ्रारेड एमिशन,
कि वीनस के अगर सरफेस से कोई इंफ्रारेड एमिशंस निकल रही हैं तो उसको भी यहाँ पे स्टडी किया जा सकेगा कि है ये ऐसी इंफ्रारेड रेस हैं या नहीं है, तो प्रॉपरली इसको स्टडी किया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली जो है क्विज कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसे आज का ये न्यूज़ एनालिसिस था, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो कल टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए जाएंगे ताकि आपकी टाइमली जो है रिवीजन भी हो सके। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।